स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आखिरकार इंसान बना कैसे है, बहुत सारे फिलोसोफर्स के लिए ये चिंता का विषय बना रहा है। 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक अलग अलग फिलोसोफर्स ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, सोशोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां की हैं, अलग अलग कमेंट्री की है। उसमें से एक कमेंट्री थी चर्च की कमेंट्री, रिलीजियस जो क्लर्जी है उसकी कमेंट्री। उनका मानना था कि इंसान को भगवान ने बनाया है और इंसान भगवान की स्पेशल क्रिएशन है। और बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर्स ने, प्लेटो ने अपने अपने विचार दिए हैं। हमारे लिए उतने उनके जो विचार हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेशन के अंदर हम ऐसे ही एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वैचारक, एक नेचुरलिस्ट, साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। नाम है डार्विन। डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ ना सिर्फ हमारी जो सोच है, बायोलॉजी को देखने की जो सोच है उसको बदला, समाज को देखने की सोच को भी बदल डाला। यह कहना गलत नहीं होगा कि डार्विन की जो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की ये जो थ्योरी है, ये 19वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी। इसने लगभग हर एक सोशल साइंस के किनारे को, कोने को छुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहले डार्विन की जिंदगी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद डार्विन की ये जो थ्योरी है कैसे हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और रेसिज्म को बनाते हैं, उस चीज को डिस्कस किया जाएगा। डार्विन का जन्म 1809 में हुआ था और रईस खानदान में ये पैदा हुए। डार्विन के पिता को लगता था कि मेरे लड़के को ये पता नहीं कि वो आखिरकार करना क्या चाहता है। अक्सर बहुत सारे पिताओं को यही लगता है अपनी औलाद के बारे में कि मेरा लड़का बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन लेस है, इसको ज़िंदगी में क्या करना है कुछ नहीं पता। तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। डार्विन एक करियर के ऊपर ज़्यादा खड़े नहीं रह सके। इवेंचुअली डार्विन HMS बीगल के ऊपर एज अ अनपेड नेचुरलिस्ट, उस वक्त जहाजों के ऊपर, ये HMS बीगल है, जहाजों के ऊपर एक नेचुरलिस्ट रखा जाता था। नेचुरलिस्ट का मतलब वो एक विज्ञानी या फिर वो एक इंसान जिसको अब नेचुरल एनवायरनमेंट की समझ है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट की हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर चुका है। क्योंकि पानी के अंदर कुछ भी हो सकता है और ऐसा एक समझदार व्यक्ति जो है वो आपको चाहिए होता है। तो एक अनपेड जॉब था, जैसे आजकल कुछ कंपनीज के अंदर अनपेड वर्कर्स को रखा जाता है कि हम आपको काम सिखाएंगे इंटर्न के तौर पे। तो डार्विन साहब ने इंटर्नशिप ले ली। वहां पे इस तरह से एक वॉयज जो है वो बीगल ने किया। बीगल जो है वो पोलीमाउथ से चला और पोलीमाउथ से बाहिया, बाहिया से होते हुए गलापागोस आइलैंड, गलापागोस से सिडनी, सिडनी से मॉरिशियस, मॉरिशियस से केप टाउन, केप टाउन वापस बाहिया और वापस जो है वो पोलीमाउथ पहुंचा। बहुत लंबा ट्रिप था और इस ट्रिप के अंदर डार्विन ने अपनी जो हॉबी है उसको अपनाया, ऑब्जर्वेशन। डार्विन नेचर को ऑब्जर्व किया करते थे और डार्विन स्केच बहुत अच्छा बनाते थे और उन्होंने खास करके गलापागोस आइलैंड के अंदर जो बर्ड्स हैं उनके स्केचेस बनाए, उनके फोटोग्राफ्स बनाए। उन्होंने देखा कि प्रकृति कितनी विशाल है। अगर मैं सिर्फ फिंचेस का एग्जांपल ले लूं जो कि गलापागोस आइलैंड के ऊपर थी, तो उन फिंचेस की बीक्स के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी दिखाई देगी। तो 5 साल उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और डेटा कलेक्शन के अंदर इस तरह से उन्होंने फिंचेस का गलापागोस आइलैंड के अंदर जो मैप है या फिर जो डायग्राम्स हैं वो बनाए। और खास करके उन्होंने इस चीज के ऊपर दबाव दिया कि आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए और आप लोग भी ऑब्जर्व कीजिए कि फिंचेस के अंदर जो बीक्स हैं
वो कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी की बीक बहुत ज्यादा मोटी है, किसी की बीक जो है वो बहुत ज्यादा तीखी है। तो उन्होंने कहा कि नेचर का एक सिद्धांत है, इस चीज को देखते हुए कि नेचर का एक सिद्धांत है कि दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि दो भाई बहन सिमिलर नहीं होते, उनका बिहेवियर चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा आपको। तो नेचर के अंदर जो पहला सिद्धांत उन्होंने दिया वो था डाइवर्सिटी का सिद्धांत, कि आप दूसरे से अलग हो। उन्होंने कहा कि मैं एक ही बर्ड, अगर फिंच की ही बात कर लूं, इसी बर्ड की बात कर लूं, तो उसकी भी बीक्स अलग अलग दिखाई देंगी। इस तरह से डाइवर्सिटी मिलेगी उसकी बीक्स के अंदर मुझे। तो अगर एक बर्ड के अंदर, एक बर्ड की सब स्पीसीज के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है, तो इंसानों के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर और जो बाकी स्पीसीज हैं उनके अंदर भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। और उन्होंने इन चीजों को रिकॉर्ड भी किया, रेप्टाइल्स को रिकॉर्ड किया, बताया कि कितनी ज्यादा स्पीसीज हैं। मॉरिशस के अंदर जाते हैं और मॉरिशस के अंदर एलिगेटर्स को वो रिकॉर्ड करते हैं, उनके डायग्राम्स उन्होंने बनाए। तो अलग अलग आइलैंड्स के ऊपर बहुत बड़ा डेटा जो है वो ऑब्जर्वेशन का इन्होंने रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद इन्होंने 1836, जब ये घर पे वापस आ चुके थे, तो 1836 के अंदर इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। थ्योरी कुछ इस तरह से थी। पहली बात, डार्विन कहते हैं कि वेरिएशन होती है। नेचर का एक सिद्धांत है वेरिएशन का सिद्धांत, डाइवर्सिटी का सिद्धांत। दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, बहुत सारी वेरिएशंस हैं नेचर के अंदर। यह पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दूसरा सिद्धांत था, जिसको हमने आगे चल के इंटरप्रेट किया कंपटीशन का सिद्धांत। डार्विन कहते हैं कि रिसोर्स हमेशा कम रहेंगे, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, उन रिसोर्सेज के ऊपर फीड करने वाले हमेशा ज्यादा रहेंगे। तो दाने अगर इतने से हैं, अगर खाने के लिए इतना सा है, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर फीड करने के लिए रहेंगे। उन्होंने डार्विन, जो फिंचेस हैं गलापागोस आइलैंड की, उन्हीं का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े जंगल के अंदर जो फिंचेस हैं, जो कि फ्रूट्स खाती थी, वो बहुत सारी थी और फ्रूट्स की टहनियां बहुत लिमिटेड थी। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए देयर विल बी enormous number of entities that are going to feed on it. तो इन्होंने कहा कि सर्वाइवल उसी का हो सकता है जो कि कंपटीशन को अच्छे तरीके से जीत ले। लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि डार्विन क्या कह रहे हैं, कैसे फिंचेस, कैसे। तो डार्विन अपने आप लोगों को समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो डार्विन कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली वही इंडस्ट्रीज या फिर वही फैक्ट्रीज सरवाइव कर पाई जिन फैक्ट्रीज के अंदर सर्वाइवेबिलिटी थी, जो फैक्ट्रीज कंपटीशन को जीत पाई। तो बिल्कुल वही हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो इंडिजिनस इकोनॉमीज हैं, जैसे भारत की इकोनॉमी थी, उसको ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था। हमारी जो मिल्स हैं, जो कि ज्यादा तेजी से जो है वो कपड़े नहीं बना सकती थी, उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। और यह सिर्फ हमारे साथ नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हर एक उस चीज को डिस्ट्रॉय किया जो कि उसके साथ कंपटीशन में पीछे रह पाती। तो डार्विन कहते हैं कि यही चीज नेचर के अंदर भी होती है।
नेचर के अंदर भी आपके पास बहुत कम है खाने के लिए और बहुत सारे लोग उस खाने को खाना चाहते हैं। तो जो इंसान उस खाने को या फिर जो जीव उस खाने को इफेक्टिवली कैप्चर कर पाया वही जीत जाएगा। इसको उन्होंने नाम दिया द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि नेचर के अंदर हर एक जीव कंपटीशन में है। उसका कंपटीशन अपने बगल वाले लोगों के साथ है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि जो इंसान कंपटीशन जीत पाएगा वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा। उसी की टेक्नोलॉजी या फिर वही जो जीव है आगे जो है वो संभोग के काबिल होगा। उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो अपनी आगे जो प्रोजनी है उसको डेवलप कर पाए। और वो जो ट्रेड्स हैं जिसके दम के ऊपर उसने कंपटीशन जीता, इस तरह से वो ट्रेड्स नेचर के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि कैसे डाइवर्सिटी होती है नेचर के अंदर। दूसरी बात, नेचर में डाइवर्सिटी से अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म जीत पाता है, जो एक ऑर्गेनिज्म जीत पाता है वही आगे रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इवेंचुअली हमें क्या दिखाई देता है कि आप एक बार कंपटीशन जीत गए, कंपटीशन जीतने के बाद आपको खाने के लिए बढ़िया सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। डार्विन कहते हैं कि इसी संदर्भ के अंदर दोबारा फिर से एनवायरनमेंट चेंज करेगा और उस एनवायरनमेंट के जब चेंज होगा एनवायरनमेंट, उस चीज को जो इंसान जो भी जीव अडेप्ट कर जाएगा वो जीव जो है वो जीत जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अडेप्टेशन की बात की कि धीरे धीरे हर एक जीव जो है वो अडेप्ट करता रहता है। उन्होंने बहुत सारे जैसे मैनचेस्टर की फैक्ट्रीज हैं उनकी बात कही कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नई टेक्नोलॉजी आई, तो मैनचेस्टर की जो फैक्ट्रीज हैं वो उस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर गई और बची रहीं। तो इस तरह से इन्होंने बात की कि जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा आपको बहुत तेजी से अडेप्ट करना होगा। अगर आप तेजी से अडेप्ट नहीं करें, आपके साथ वाला जो इंसान है जो आपके कंपटीशन में है वो अडेप्ट कर जाएगा और वो जंग जीत जाएगा। डार्विन की इस फिलॉसफी को रेड ब्लड फिलॉसफी का नाम दिया गया। चर्च को यह फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। चर्च ने कहा कि हम तो इंसान को आपस में मिलके रहने वाला ऑर्गेनिज्म बता रहे थे कि इंसान के अंदर कंपटीशन बाद में है, लोगों का उत्थान करने की बात या फिर लोगों की सेवा करने की बात जो है वो इंसान में पहले है। हम तो इंसान को एक नोबल ऑर्गेनिज्म की तरह पोर्ट्रे कर रहे थे और आपने इंसान को स्पेशल क्रिएशन छोड़िए, नोबल ऑर्गेनिज्म छोड़िए, आपने इंसान को तो एक दरिंदे की तरह पेश कर दिया है जो कि अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे का नाश कर सकता है, जो कि खाना खुद जो है वो सारा का सारा हजम कर लेगा, दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। आपने तो इंसान को जो है वो दरिंदा बना दिया। इस फिलॉसफी को रेड फिलॉसफी या फिर ब्रूटल फिलॉसफी की तरह जो है वो बात की गई। ठीक है, बट इनकी जो किताब थी वो इवेंचुअली जो है वो बेस्ट सेलर हो जाती है। ठीक है, और आपके पास इनका नाम होता है हेनरी मैनिंग, जो कि इस फिलॉसफी को ब्रूटल फिलॉसफी का नाम देते हैं। अब ये थी डार्विन की छोटी सी थ्योरी, लेकिन हमने इसी डार्विन की थ्योरी को लिया और डार्विन की थ्योरी को रेसिज्म का जेनेसिस बना दिया।
पहली जो चीज आती है वो ये समझते हैं कि आखिरकार जो रेसिज्म है वो क्या होता है। रेसिज्म का सिंपल सा मतलब है कि कुछ रेसेस के अंदर बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी है। मैं रेसिज्म का मतलब समझा रहा हूं, यह मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। रेसिज्म का मतलब है कि कुछ रेसेस के अंदर बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं बाकी रेसेस से। यह रेसिज्म का मतलब है, इनेट बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी। अब बेसिकली जब आपके दिमाग में ये एक आइडिया या फिर ये एक फिलॉसफी ऑफ थॉट आ जाती है, यही चीज आपको लेबर मार्केट के अंदर, जब हम कॉर्पोरेट्स के अंदर हायरिंग करते हैं, उसके अंदर भी दिखाई देती है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी ये बात जो है वो दिखाई दी हमें। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अलग अलग लोगों ने जब सर्वेज करवाए तो देखा गया कि जो सिमिलर क्लास, जो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, अगर वो ब्लैक है तो देयर आर लेस चांसेस कि उसको जो है वो लिया जाएगा। अगर वो वाइट है, देयर आर मोर चांसेस कि उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम है, वर्क एक्सपीरियंस सेम है, सब कुछ सेम है। यह हुआ क्यों? क्योंकि रेसिज्म था दिमाग के अंदर कि जो आपके पास व्हाइट्स हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट बायोलॉजिकली देन द ब्लैक्स। उसकी जो शुरुआत है वो भी डार्विन से ही होती है, डार्विन की इसी ब्रूटल फिलॉसफी से ही होती है। डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो लोग या फिर जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिट हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। तो 1950s टाइम याद रखिए, 1950s वो टाइम था जब यूरोपियंस धीरे धीरे बाकी कल्चर्स को, जिसको हम इंडिजिनस कल्चर्स कहते हैं, एशिया के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, उनको बंधक बना रही थी, उनको स्लेव बना रही थी, उनको कॉलोनाइज कर रही थी। और ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर जो टेक्नोलॉजी है वेस्ट की, वो बाकी जो सोसाइटीज हैं उनकी टेक्नोलॉजीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी पूरी तरह से। इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हुई, अफ्रीका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लैटिन अमेरिका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे मतलब क्या निकलता है? अगर डार्विन को और इन इंस्टांसेस को हम मिला दें, इससे मतलब यह निकला कि जब दोनों का कंपटीशन हुआ, इंडिजिनस लोगों का कंपटीशन हुआ और यूरोपीय लोगों का कंपटीशन हुआ, उसके अंदर यूरोपीय लोग जो है वो सुपीरियर साबित हुए हैं। यानी कि जो यूरोपीय लोग हैं वो ज्यादा फिट हैं। ये जेनेसिस हमने जो है वो निकाला, हमने नहीं निकाला, लेकिन जो यूरोपियन उस वक्त के सोशियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये जो है वो जेनेसिस निकाला। यही जेनेसिस एक और इंसान के पास पहुंचता है, उनका नाम होता है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कहते हैं कि मुझे जर्मनी ग्रेट करने के लिए जो आर्यन रेस थी, जो प्योर ब्रीड आर्यन रेस थी, मुझे वो चाहिए। जर्मनी को और बड़ा करने के लिए और ग्रेट करने के लिए। तो प्योर ब्रीड आर्यन रेस के लिए उन्होंने ब्लैक्स को बाहर निकालना, सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया कि एक ब्लैक और एक वाइट की शादी नहीं हो सकती। अगर बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को प्रोबेबली जो है वो उसको किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और ऐसे उन्होंने कारनामे भी करके दिखाए। तो डार्विन की जो थ्योरी है उसकी लेगेसी बहुत कंट्रोवर्शियल है। एक तरफ डार्विन की थ्योरी हमें यह बताती है
कि आखिरकार जिंदगी जो है वो कैसे इवॉल्व करती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं और इस अडेप्टेशन के चक्कर में, आई रिपीट माई सेल्फ, इस अडेप्टेशन के चक्कर में कुछ लोग आगे प्रमोट हो जाते हैं। जो लोग आगे प्रमोट होते हैं वो लोग दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके ट्रेट्स भी आगे चल के जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रोलिफरेट करते हैं, फैलते हैं। और इस वजह से यह देखा जाता है कि जो नई स्पीसीज हैं वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है। एनवायरनमेंट डाइवर्सिटी फिर से आ जाएगी इन नई स्पीसीज के अंदर, एनवायरनमेंट फिर से चेंज होगा, फिर दोबारा से नई स्पीसीज आ जाएंगी, और ये चलन चलता रहता है। और इस तरह से जो जिंदगी है वो भी चलती रहती है। सुंदर फिलॉसफी थी, लेकिन जब कंपटीशन की बात आई तो इंसान ने उसी ब्रूटल फिलॉसफी, उसी आइडिया को लिया और अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से डार्विन की जो ये थ्योरी है वो धीरे धीरे रेसिज्म के अंदर बदलना शुरू हो जाती है। आई होप दिस सेशन इट वॉज इंटरेस्टिंग इनफ फॉर यू। और इन सेशंस का जो एक मतलब रहता है वो ये रहता है कि आप खुद अब किताबों को खंगालना शुरू करें, आप खुद किताबों को पढ़ना शुरू करें और समझना शुरू करें कि आखिरकार उस वक्त के हालात कैसे थे, डार्विन ने क्या बातें जो हैं वो कही थी। ठीक है, आई होप दिस सेशन इट वॉज गुड इनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।